तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा। ठीक है, नाम क्या है हमारा? प्रोस्पेक्टस। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टस। अब देखिए, कोई भी कंपनी कोई इशू लेके आती है, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? प्रोस्पेक्टस। कंपनी को क्या इशू करना होता है? प्रोस्पेक्टस। कोई भी कंपनी कोई पब्लिक इशू वगैरह लेके आती है, पब्लिक को जब इशू करती है शेयर्स, ठीक है, तो उसे क्या इशू करना होता है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या एक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी कंटेंट्स होते हैं, सेक्शन 26 में दिए गए हैं। ठीक है, कंटेंट्स होते हैं कुछ, और कंटेंट्स में क्या आता है भी, हाँ भी जो प्रोस्पेक्टस हम इशू कर रहे हैं, क्यों इशू कर रहे हैं, ठीक है, क्या रीज़न क्या है, क्या हम कितना हम कैपिटल रेज करना चाहते हैं, और कैपिटल जो रेज होगी उसका पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा उसका। तो सारी बातें क्या है कि जो अपने प्रोस्पेक्टस के जो कंटेंट्स हैं जो बताए गए हैं सेक्शन 26 में, उसके अंदर ये सारे कंटेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जाते हैं हम। बस सबसे पहले क्या है हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, समझा दूं मैं इसमें। अब क्या है कि ये बटा हुआ है दो पार्ट्स में। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट वन और पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन कहाँ से चलता है? 23 से स्टार्ट होता है, जब इसी चैप्टर में करेंगे। ठीक है, पार्ट वन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 23 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और 23 से लेके 41 तक, एक सेकेंड रुकिएगा बस। ठीक है, 23 से स्टार्ट होता है तो 41 तक जाता है, 23 से स्टार्ट होके 41 तक। और जो पार्ट टू है वो केवल एक ही सेक्शन है। उसमें क्या बात की गई है? सेक्शन 42 वो बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट। आई रिपीट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है कि दो पार्ट्स में बटा हुआ है चैप्टर, एक्चुअल में दो पार्ट्स में। एक क्या है, सेक्शन 23 से लेके 41 तक है। ठीक है, एक सेक्शन 43 है, केवल 43 42 सॉरी 42 है, उसमें केवल क्या है, एक ही सेक्शन है प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट का, प्राइवेट प्लेसमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कौन से करने वाले हैं? सेक्शन 23 से लेके 41 तक। ठीक है, और एप्लीकेबल रूल्स क्या है यहाँ पे? द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। चलिए, सबसे पहले क्या है हमारा यहाँ सेक्शन 23। और 23 में ये बताया गया कि कौन सी कंपनी कौन से इशू ला सकती है, कौन सी कंपनी कौन से इशू ला सकती है। ठीक है, अब सोचिए, आप खुद दिमाग लगाइए। अब पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक को ऑफर कर सकती है शेयर? आंसर है यस। पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक को ऑफर कर सकती है शेयर्स? आंसर है यस, कर सकती है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर ला सकती है? आंसर यस, कर सकती है, यानी पब्लिक इशू। ठीक है, क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है? ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट जो डिस्कस होगा वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा, सेक्शन 42 है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है? कुछ एक सिलेक्ट लोगों को शेयर्स इशू होते हैं, ठीक है, जो बड़े एक तरह के इन्वेस्टर्स लाइक क्यू आई बीज क्या होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कुछ सेलेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ सेलेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको केवल शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यूजुअली। ठीक है, ठीक है जी। तो पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक ऑफर ला सकती है। उसके अलावा क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है। ठीक है, उसके अलावा राइट इशू कर सकती है। ठीक है, राइट इशू है, बोनस इशू है उसके अलावा। ठीक है, राइट इशू ला सकती है, बोनस इशू ला सकती है। ठीक है, तो सब प्रकार के इशू ला सकती है। अगर मान लीजिए हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, अगर हम बात करें किसकी? प्राइवेट कंपनीज की, प्राइवेट कंपनीज की। ठीक, अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनीज की, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनीज में क्या कुछ हो सकता है, सोचिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या राइट इशू नहीं करती होगी? करती होगी सर। प्राइवेट प्लेसमेंट लाती होगी? यस, ला सकती है। ठीक है, राइट इशू ला सकती है? ला सकती है। राइट इशू क्या चीज़ है? सेक्शन 62 में कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो कंपनी दोबारा अलॉट करती है शेयर्स, ठीक है, जब कहती है कि ठीक है, आपको हम राइट ऑफर कर रहे हैं कि आप शेयर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते नहीं ले सकते, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो राइट इशू हो गया। बोनस इशू कर सकती है? आंसर यस, कर सकती है। ठीक है, सेक्शन 62 में राइट इशू भी कर सकती है प्राइवेट कंपनी, बोनस इशू कर सकती है सेक्शन 63 में। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है सेक्शन 42 में, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती। उसका रीजन क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 68। उसका रीजन क्या है बेटा? सेक्शन 2 क्लोज 68। क्यों सर, ये क्या है, भूल गए? इसमें क्या था? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। यहां पे क्या थी? डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी।
ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये बात कही गई थी बेटा कि प्राइवेट कंपनी जो है, ठीक है, वो क्या है कि पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज, शेयर्स या डिवेंचर्स। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती है, प्रोहिबिटेड टू इनवाइट पब्लिक, ठीक है, प्रोहिबिटेड टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो जो प्राइवेट कंपनी है वो आपको पता है कि प्रोहिबिटेड है, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आइए हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, क्लियर है सर। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो सेक्शन 23 जो है इसी बारे में बात करता है। ठीक है, कि कौन सी कंपनी कौन सा इशू ला सकती है, कौन सी कंपनी कौन सा इशू ला सकती है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़े जाते हैं। तो कहते हैं कि पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, एक पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी पब्लिक को ऑफर कर सकती है। ठीक है, उसके लिए क्या इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसके लिए क्या इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, हम पढ़ेंगे इसी पार्ट में। ठीक है, मैंने बताया ना ये चैप्टर जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है 23 से लेके 41 तक सेक्शन है, और पार्ट 2 में केवल एक ही सेक्शन दैट इज 42। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक को कर सकती है इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। अभी देखिए LIC का IPO आया था, जैसे LIC का IPO आया, वो कैसे आया, टू पब्लिक, प्रोस्पेक्टस इशू किया। IPO कैसे, IPO बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो IPO आया। ठीक है, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके जरिए क्या है IPO आया, बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। या फिर कैसे कर सकते हैं, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2, जो मैंने समझाया आपको। ये सेक्शन क्या है, 42 है। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया राइट इशू कर सकते हैं, राइट इशू बताया मैंने 62 में है ये, बोनस कर सकते हैं 63 में है ये। ठीक है, तो राइट इशू ला सकते हैं, बोनस इशू ला सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एंड इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी और द कंपनी विद इंटेंस टू गेट इज लिस्टेड सिक्योरिटीज लिस्टेड आल्सो विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी 1992 एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे। ऐसे है, कहते हैं कि देखिए पब्लिक कंपनी जो है, ठीक है, राइट ऑफर ला सकती है, पब्लिक को ऑफर कर सकती है थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के जरिए पब्लिक को ऑफर कर सकती है, आंसर है यस, थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है, यस ला सकती है, पार्ट 2 के अकॉर्डिंग यानी सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग। फिर कहते हैं कि राइट इशू भी ला सकती है, बोनस इशू भी ला सकती है। अब मैंने आपको बताया कि जो राइट इशू है, ठीक है, तो ला सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और मैंने आपको ये बताया कि सेक्शन 62 इसी की बात करता है, सेक्शन 62 सेक्शन 1 क्लॉज ए इसी की बात करता है। अब ये कहते हैं कि और साथ में जो बोनस इशू है वो बात है करता है सेक्शन 63 उसके बारे में। अब क्वेश्चन ये आया कि अगर सर मान लीजिए कंपनी अगर लिस्टेड है, ठीक है, या प्रपोज टू बी लिस्टेड है, लिस्टेड है या प्रपोज टू बी लिस्टेड है, तो उसके ऊपर सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हो जाते हैं। सेबी द्वारा बनाए गए जो रेगुलेशंस है वो भी अप्लाई हो जाते हैं। तो कहते हैं जो अगर कंपनी लिस्टेड है या प्रपोज टू बी लिस्टेड है, तो उसके ऊपर सेबी एक्ट प्लस साथ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी लागू हो जाते हैं। अब मैं आपकी नॉलेज बढ़ा दूं कि अगर कंपनी लिस्टेड है या प्रपोज टू बी लिस्टेड है, उसको अगर राइट इशू लेके आना है, राइट इशू लेके आना है, ठीक है, या बोनस इशू करना है, तो उसके ऊपर पता है कौन से रेगुलेशन लगते हैं, सेबी, ICDR, या आपके सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी, रेगुलेशंस 2018। आई रिपीट, सेबी ICDR रेगुलेशन 2018। ICDR क्या हुआ, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, रेगुलेशंस 2018। तो ये चीज़ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर कंपनी लिस्टेड है या प्रपोज टू बी लिस्टेड है, लिस्टेड है या प्रपोज टू बी लिस्टेड है, तो वहाँ रेगुलेशन साथ में कौन से लग जाते हैं, सेबी एक्ट लग जाता है, प्लस जो रेगुलेशन है सेबी के वो भी साथ में लागू हो जाते हैं। ठीक है, और अगर कंपनी अनलिस्टेड है, अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो फिर तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, राइट इशू है तो सेक्शन 62, ठीक है, सबसेक्शन 1 क्लोज ए,
और साथ में अगर बोनस इशू है, ठीक है, तो 63। ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया। आगे बढ़े जाते हैं। अब प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी सभी काम कर सकते हैं, मैंने बताया। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है, राइट इशू ला सकती है, पब्लिक बोनस इशू ला सकती है, बट वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। काहे को? सर सेक्शन 2 क्लोज 68। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ राइट इशू और बोनस इशू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, वही बात, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आनी है, प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आनी है तो लग जाएगा पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि सेक्शन नंबर 42। और अगर क्या है कि राइट इशू लेके आना है या बोनस इशू लेके आना है, राइट इशू लेके आना है, बोनस इशू लेके आना है, ठीक है, तो सेक्शन 63 और 62 हो गया हमारा। ठीक है, ला सकते। ये क्लियर हो गया आपको कि बस पब्लिक और प्राइवेट में एक ही फ़र्क है कि पब्लिक पब्लिक को ऑफर कर सकती है, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती, क्योंकि सेक्शन 2 क्लोज 68 में भी लिखा है। ठीक है, फिर है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो कहते हैं कि सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज, सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज में इशू सच क्लासेज ऑफ सिक्योरिटीज for the purposes of listing on permitted stock exchanges in permissible foreign jurisdiction or such other jurisdiction as may be prescribed। तो कहते हैं सच क्लास ऑफ कंपनीज, ठीक है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, या परमिसिबल कह सकते हैं। कहते हैं ऐसी पब्लिक कंपनीज, ठीक है, जिसको परमिट किया गया है, ठीक है, जो परमिट है फॉरेन जुरिडिक्शन में, ठीक है, वो लिस्टिंग कर सकती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे बाहर। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्या है, इंडिया में क्या है, इक्विटी शेयर्स हैं। अब फॉरेन कंट्री में क्या इसके इशू रखे हैं, जीडीआर। जीडीआर बोले तो ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट। इंडिया की कंपनी के जब शेयर्स लिस्ट होते हैं अमेरिका में, दैट इज कॉल्ड एडीआर, किसी और कंपनी में होते हैं जीडीआर। ठीक है, इंडिया में लिस्ट होंगे तो क्या होगा, जीडीआर ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स, किसी और कंट्री में होंगे तो क्या होगा, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स, एडीआर अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स। ठीक है, जीडीआर एडीआर। ठीक है, चलिए इसको रिपीट कर देना उस पॉइंट को। सच क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज में इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द पर्पसेज ऑफ लिस्टिंग ऑन द परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल फॉरेन जुरिडिक्शन, ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है जी, तो कुछ कंपनीज जो इंडिया के बाहर फॉरेन जुरिडिक्शन में या किसी और जुरिडिक्शन में जो प्रिस्क्राइब की जा सकती है, वहाँ भी लिस्टिंग कर सकते हैं एज पर द रूल्स। ठीक, एक्सप्लेनेशन। पब्लिक ऑफर का मतलब क्या है, इंक्लूड्स आईपीओ एफपीओ, ठीक है, आईपीओ या एफपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, ठीक है, और एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। यानी कि अगर कोई कंपनी सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम पब्लिक को इशू करते हुए, इट इज कॉल्ड एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय कंपनी और एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए ऐसा होता है, आईपीओ जो होता है, ठीक है, मान लीजिए वो दो तरीके से लाया जाता है। एक फ्रेश इशू, ठीक है, एक क्या होता है फ्रेश इशू, और दूसरा क्या होता है, ठीक है, सेल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जैसे एलआईसी का आईपीओ आया है, एलआईसी में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा स्टेक था, सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% स्टेक था। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहती थी कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, सारा कंट्रोल में था सेंटर के, तो सेंटर ने इसमें से 5% जो शेयर्स थे, 5% शेयर्स थे, वो पब्लिक ऑफर कर दिए, क्योंकि ये पब्लिक ऑफर कर दिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा स्टेक था 100% किसमें, एलआईसी में। तो एलआईसी में से जो 100% का स्टेक था, उसमें से 5% का जो स्टेक है वो पब्लिक ऑफर कर जाएगा सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो ये सेकंड तरीका होता है। ठीक है, इस तरीके से आप आईपीओ वगैरह ला सकते हो, आईपीओ या एफपीओ। फ्रेश इशू, ठीक है, फ्रेश इशू क्या हो गया कि जहाँ पे कंपनी शेयर इशू कर रही है, जो पैसा आएगा वो क्या है कि कंपनी के पास आएगा। अब यहाँ पे जो पैसा रेज किया गया है, ये अराउंड 21,000 करोड़ का आईपीओ था। अब जो पैसा रेज किया गया वो एलआईसी के पास नहीं आया, कंपनी के पास नहीं आया, वो किसके पास आया, सीजी के पास आया, क्योंकि ये स्टेक किसका सेल हुआ, सीजी का। ठीक है, तो सीजी का स्टेक सेल हुआ,
ठीक है, ये स्टेक सेल किसकी थी? सीजी की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेक सेल किया और जो पैसा किसके पास आया? सीजी के पास आया। जो 21,000 करोड़ किसके पास आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इसे और क्या बोल सकते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का केस है। ठीक है, इसे डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, विनिवेश। उसके अलावा इसे और क्या बोलते हैं? आईपीओ के केस में अगर हम इसकी सिक्योरिटी लॉ की भाषा में बात करें तो फ्रेश इशू था और सेल बाय एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर था, इसे बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल। ठीक है जी। तो पब्लिक इशू का मतलब क्या है कि पब्लिक इशू में या तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, कंपनी पैसा रेज करती है, या फिर क्या है कि जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर के शेयर्स ही ऑफर किए जाते हैं पब्लिक को। प्रमोटर्स के शेयर्स ही किसको ऑफर किए जाते हैं? पब्लिक को। जो पैसा आता है वो प्रमोटर के पास भी चला जाता है। तो एलआईसी को किसने प्रमोट कर रखा था? एलआईसी को प्रमोट कर रखा था बेटा किसने? सीजी ने। एलआईसी को प्रमोट किसने कर रखा था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब जो भी पैसा आया 21,000 करोड़ जो रेज किया गया वो सारा किसकी पॉकेट में आ गया? सीजी की पॉकेट में आ गया, ना कि एलआईसी की। एलआईसी की पॉकेट में कुछ भी नहीं गया। ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से आईपीओ या आईपीओ लाए जाते हैं, या फ्रेश इशू किया जा सकता है, या एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो अपना स्टेक सेल कर देते हैं पब्लिक को। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं नया इशू लाने के, पब्लिक इशू लाने के। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट कि अगर एक पब्लिक कंपनी है वो कैसे कैसे शेयर इशू कर सकती है? पब्लिक को ऑफर कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा वो प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है जहाँ पे कुछ एक सिलेक्ट लोगों को, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा जो राइट इशू है, बोनस इशू है, वो ला सकती है। परंतु जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो पब्लिक को ऑफर कर ही नहीं सकती एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68, आपको पता ही है वैसे भी। और 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है और 62 में राइट इशू ला सकती है, 63 में बोनस इशू ला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, ये आपका हो गया 23। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है या मकसद क्या है? जैसे मैंने आपको समझाया कि प्रोस्पेक्टस जो इशू किया जाता है, प्रोस्पेक्टस जो इशू किया जाता है उसका मकसद ये होता है कि पब्लिक जिसने कंपनी में पैसा लगाना है, ठीक है, तो एक कंपनी है उसको क्या है कि लोगों से पैसा रेज करना है। ठीक है, अब कंपनी कैसे लोगों को विश्वास जताए, कंपनी लोगों का कैसे जो ट्रस्ट है वो गेन करे, जिससे लोग भी क्या है कि कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें, लोग कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए क्या है कि एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कंटेंट्स होते हैं सारे के सारे, सेक्शन 226 में बताए जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 26 में कंटेंट्स बताए गए हैं भी, हाँ भी ये कंटेंट्स आपको क्या है मेंशन करने हैं प्रोस्पेक्टस में। डेटेड होना चाहिए प्रोस्पेक्टस, स्टैम्प्ड होना चाहिए, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, और कौन कौन से कंटेंट्स कंपनी काहे को पैसा रेज कर रही है, कैसे इसका इस्तेमाल करेगी, तो पब्लिक को वो सारी बातें बताई जाती हैं। पब्लिक उन सभी बातों पे विश्वास करके ही कंपनी में आगे पैसा लगाती है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जहां पे अगर प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आती है, प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आती है तो वहां पे प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना। समझ गए? तो जहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है, पब्लिक को तो ऑफर किया नहीं। ठीक है, जहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट है वहां पब्लिक को तो ऑफर किया ही नहीं, तो प्रोस्पेक्टस तो इशू पब्लिक को होता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये याद रखना आप। ठीक है, चलिए बेटा, तो पहले हम समझते हैं प्रोस्पेक्टस का मीनिंग। ये मीनिंग आपको समझ आएगी, पर्पस तो समझ आ गया। मीनिंग यही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, कोई पैम्फलेट है, सोवेनियर है, इसका मकसद क्या है कि लोगों को इनवाइट करना कि वो आके कंपनी में इन्वेस्ट करें। कोई भी पैम्फलेट है, डॉक्यूमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, सोवेनियर है कोई, इसका मकसद क्या है कि लोगों को इनवाइट करना, पब्लिक को इनवाइट करना कि पब्लिक हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो इट्स कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो सेक्शन 2 क्लोज 36, सेक्शन 2 क्लोज 36 में बताता है कि प्रोस्पेक्टस क्या है। मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। हम आगे जाके बात करेंगे कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये सारी बातें आगे जाके करेंगे। तो प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स ए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस referred to in section 32 and shall prospectus referred to in section 31 or any notice, circular, advertisement or any other document inviting offers from the public for subscription or purchase of any securities of a body corporate। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? देखो, एक तरफ से कहते हैं कि देखो, साफ साफ बोलते हैं कि जिसको कंपनी ने कह दिया कि ये प्रोस्पेक्टस है, वो प्रोस्पेक्टस तो है ही है।
ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्या है कि डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोस्पेक्टस, कंपनी कह रही है कि ये हमारा क्या है, प्रोस्पेक्टस है, तो प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, या फिर क्या है कि कोई एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो गया, कुछ और हो गया, जिसे कहा गया, जिसका मकसद क्या है कि पब्लिक को इनवाइट करना, ठीक है, फॉर इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज। ठीक है, चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। उसके बाद क्या आ गया, कहते हैं कि जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो गया, वो प्रोस्पेक्टस है, और शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोस्पेक्टस होगी। एक तो कंपनी कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसको बोलती है कि प्रोस्पेक्टस है, तो प्रोस्पेक्टस मान लिया। और ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह, कोई भी एडवर्टीजमेंट है, डॉक्यूमेंट है, इसका मकसद ही क्या है कि पब्लिक को इनवाइट करना टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। उसके अलावा क्या है कि कोई भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, या शेल्फ प्रोस्पेक्टस है। आई रिपीट कि पॉइंट आगे जाके कवर होगा, इसी चैप्टर का पार्ट है, टेंशन ना लो, फुल फ्लेज करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, हाफ नॉलेज नहीं अभी, ऑल इन दो। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस के जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं। एक मकसद होता है कि इनवाइट करना पब्लिक को, जो मैंने बताया कि जहाँ पे इनविटेशन ही नहीं है पब्लिक को, जहाँ पे पब्लिक को इनवाइट ही नहीं किया जाता, लाइक प्राइवेट प्लेसमेंट है या हाई प्राइवेट प्लेसमेंट है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोस्पेक्टस की। ठीक है, तो जहाँ पे इन्विटेशन टू पब्लिक है, या फिर क्या है कि इन्विटेशन इज मेड बाय, मे बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी और इंटेंडेड कंपनी। ठीक है, इन्विटेशन इन कनेक्शन विद एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, कहते तीन चीज़ें होती हैं। एक तो क्या है कि कंपनी जो बनी हुई है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, वो कंपनी है, या कोई नई कंपनी आ रही है, बन रही है, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है कि ये कंपनी बन रही है, ठीक है, नई नई कंपनी है, तो इसका हम ऑफर लेके आ रहे हैं। या कंपनी पुरानी है, पहले बनी हुई है, तो वो पब्लिक को ऑफर करती है। ठीक है, तो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है और पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है, और जो ऑफर किस चीज़ का किया जा रहा है, सिक्योरिटी का। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं भाई, कंपनी है, इनविटेशन देती है, पब्लिक को देती है। ठीक है, किस चीज़ का, सिक्योरिटीज़ का, इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज। ठीक है, तो एक कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है, ठीक है, इनवाइट करती है कि हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, तो दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 26। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। भी कहते हैं कि क्या मैटर्स हैं जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन किए जाते हैं, व्हाट आर द मैटर्स टू बी मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर द मैटर्स टू बी मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। तो कहते हैं कि एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ए पब्लिक कंपनी either with reference to its formation या subsequently or by or on behalf of the any person who is or has been engaged or interested in the formation of public company shall be dated and signed। ठीक है, पहले तो याद रखना कि प्रोस्पेक्टस क्या हो गया, डेटेड हो गया और साइंड हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है या उसके बाय और बिहाफ, यानी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट में तो है नहीं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्राइवेट का कोई इशू करेगी कि प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक ऑफर ही नहीं कर सकती, तो जब पब्लिक ऑफर ही नहीं कर सकती तो प्रोस्पेक्टस कहाँ से आ गया। तो पब्लिक कंपनी जहाँ पे, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, काहे को, इधर विद रेफरेंस टू इस फॉर्मेशन और सब्सिक्वेंटली जब कंपनी बन रही है, साथ ही आईपीओ लेके आ गई या बाद में। ठीक है, और बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन हु इज और हैज़ बिन एंगेज और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो कंपनी अपने लिए लेके आ सकती है या प्रमोटर्स के लिए लेके आ सकती है ना। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल में क्या था कि जहाँ पे कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक सेल होता है, उनका जो हिस्सा है कंपनी में, उनके पास जो शेयर्स है कंपनी में, वो सेल होते हैं पब्लिक को, तो वो भी हो सकता है कहते हैं। अब जो भी प्रोस्पेक्टस होगा, एवरी प्रोस्पेक्टस, मुद्दा मेन ये है कि एवरी प्रोस्पेक्टस शैल बी डेटेड साइंड। अभी तक यही समझ आया कि प्रोस्पेक्टस जो होगा वो डेटेड होगा, साइंड होगा, बस। एंड शैल स्टेट सच इन्फॉर्मेशन एंड सेट आउट सच रिपोर्ट्स ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब ये ध्यान रखना, ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन
या कोई रिपोर्ट्स ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेबी सीजी के साथ कंसल्ट करेगी, ठीक है। एक तो प्रोस्पेक्टस क्या है, डेटेड होगा, साइंड होगा, और उसके कंटेंट्स होंगे, ठीक है। कंटेंट्स क्या होंगे प्रोस्पेक्टस के, एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, एज स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सीजी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको कि यानी पहला तो क्या है कि जो प्रोस्पेक्टस है वो डेटेड होगा, ठीक है, साइंड होगा, और उसके जो कंटेंट्स होंगे स्पेसिफिकली मेंशन्ड होंगे बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद द सीजी, ठीक है। चलिए, प्रोवाइडेड दैट until SEBI specifies the information and reports on the financial information under this subsection, the regulation made by SEBI under the SEBI Act 1992 in respect of such financial information or reports on financial information shall apply, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये, देखो पहली बात तो इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, इशू किया जाएगा कंपनी के द्वारा, वो साइंड होगा, डेटेड होगा, और जो कंटेंट्स होंगे जो भी स्पेसिफाई किए गए हैं सेबी के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द सीजी, वो सब क्या है कि जो मेंशन करने हैं, ठीक है। उसके साथ में कहते हैं कि देखिए, जब तक मान लीजिए सेबी कंटेंट्स को स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन कौन से कंटेंट्स इसमें आएंगे, तब तक कहते हैं कि सेबी एक्ट के तहत जो भी बताई गई है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, या जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई भी रिपोर्ट्स है, तो सेबी एक्ट में जो बताया गया वही चलेगा तब तक, ठीक है। तो ऐसे होता है, देखो सेबी ने तो पहले बता दिया मैंने आपको, और रेगुलेशन बना रखे हैं। सेबी ने तो क्या है कि रेगुलेशन बना रखे हैं, पहले क्या बना रखा है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। तो सेबी तो पहले ही रेगुलेशन बना के बैठा हुआ है, ठीक है। तो कहते कि चलो मान लीजिए ये नहीं बने, तो कहते जब तक सेबी रेगुलेशन नहीं बनते इन कंसल्टेशन विद द सीजी, तब तक क्या होगा कि सेबी एक्ट के में बताई गई जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगी, जो कंटेंट्स बताए गए हैं सेबी एक्ट में, तो वही आपको क्या है कि स्पेसिफाई करने पड़ेंगे प्रोस्पेक्टस में। और थर्ड कहते हैं कि मेक ए डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट द नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड सकरा एंड सेबी एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, देखिए एक तो बता दिया कि प्रोस्पेक्टस क्या है, डेटेड होगा, साइंड होगा, उसके अलावा उसमें कंटेंट्स होंगे स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद द सीजी, और लास्ट कहते हैं कि एक डिक्लेरेशन होगा कंपनी के द्वारा कि हाँ भी जो भी कंप्लाइंसेज हैं किस किस की, दिस एक्ट की, दिस एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम, कंपनीज एक्ट 2013, उसके अलावा सेबी एक्ट 1992, 1992, या सकरा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो इन सब की क्या है कि रेगुलेशन, ठीक है, और इसके साथ जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी कंप्लायंस की गई है। तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी एक्ट हो गया, सकरा हो गया, उसके तहत जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सबकी कंप्लायंस की गई है। फिर कहते हैं कि नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू द इशू टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी ऑफ ए प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन relating to shares in all debentures of the company, whether an applicant has a right to renounce the shares or not under subsection 62, subsection 1, clause A or subclause 2 in favor of any other person. ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी राइट इशू लेके आती है, ठीक है, मतलब जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, डिबेंचर होल्डर को इशू किए जाते हैं, अगर कोई कंपनी कहते हैं, अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग मेंबर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को ऑफर करती है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को, तो फिर कहते हैं कि कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, ठीक है। फिर कहते हैं कि इशू टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रिलेटिंग टू द इशू ऑफ शेयर्स टू द शेयर्स और डिबेंचर विच आर और आर टू बी in all respect uniform with the shares or debenture previously issued and for the time being dealt in or were quoted on recognized stock chain। अब कहते हैं कि जहां पे देखो, अगर क्या है कि कंपनी अगर ऑफर किसको करती है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को और डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है, या फिर क्या है और है यहाँ पे, ठीक है, और क्या है कि जो ऑफर किए जा रहे हैं शेयर्स या डिबेंचर्स, ठीक है, कंपनी जो शेयर्स या डिबेंचर्स
ऑफर कर रही है वो बिल्कुल उसके जो राइट्स हैं ऑब्लिगेशन है सेम है जो जैसे पहले इशू किए गए थे। ठीक है, इसके जो राइट्स हैं या ड्यूटीज़ हैं ऑब्लिगेशन जो भी हैं वो सारे सेम है। ठीक है, सेम एज और प्रीवियसली इशूड, इससे पहले भी इशू किए गए होंगे। ठीक है, इससे पहले भी इशू किए गए होंगे, इससे पहले जो शेयर्स डिबेंचर इशू किए गए होंगे उनके जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं सेम वैसे ही इसके भी क्या है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं। फिर कहते हैं कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, यानी इस बात का ध्यान रखते हुए, ठीक है, यानी इस 2 में क्या आ गया, नॉन एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, जो कल को पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वेयर व्हेन prospectus is not required to be issued, is not required to be issued। ठीक है, आप लिख देना कि जहाँ पे क्या है कि पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कब कब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना होता तो आप लिख दो व्हेन नॉट इशूड टू पब्लिक। बिल्कुल सही बात है भाई, जब पब्लिक को इशू नहीं किया है, ठीक है, तो क्या जरूरत ही नहीं है। ठीक है, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, ठीक है, या राइट इशू है। ठीक है, राइट इशू जैसे अभी हमने पढ़ा एग्जिस्टिंग मेंबर को या डिबेंचर होल्डर को इशू करते हैं, तो राइट इशू में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, या जो फीचर्स है वो सेम है। ठीक है, फीचर्स जो है वो सेम है एज ऑफ, ठीक है, प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो सिक्योरिटी पहले इशू की गई थी, सेम उसी फीचर की सिक्योरिटीज इशू की जा रही हैं, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो रट लेना अच्छे से कि जहाँ पे पब्लिक को ऑफर ही नहीं किए गए शेयर्स तो काहे को प्रोस्पेक्टस जारी करना है। या प्राइवेट प्लेसमेंट जो है, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी क्या है कि पब्लिक को ऑफर ही नहीं कर रहे हम। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है कि पब्लिक को ऑफर ही नहीं कर रहे हम। ठीक है, राइट इशू का केस आ गया। ठीक है, राइट इशू में भी क्या जाता है कि एग्जिस्टिंग हम जो मेंबर्स हैं उनको ऑफर कर रहे हैं, या फीचर्स जो हैं बिल्कुल सेम है, पहले कोई इशू लाया गया था उसके जो फीचर्स थे सेम वही फीचर्स क्या हैं इस इशू में है। ठीक है, इन शेयर या डिबेंचर में है। फिर कहती है कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 जो ऊपर एक्सेप्शन है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू ए प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन whether issued on or with reference to the formation of a company or subsequently। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि देखो अभी कंपनी बन रही है, उस टाइम जो शेयर इशू कर रहे हो, बनते वक्त आप डायरेक्टली पब्लिक को ऑफर कर देते हो तो तभी कहता है कि लगेगा सेक्शन प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा। या कंपनी बन चुकी है उसके बाद, जैसे ऑफर फॉर सेल मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, जैसे कंपनी बन चुकी है, एलआईसी तो कब की बनी हुई है। ठीक है, तो एलआईसी के शेयर सब जो प्रमोटर से लेके ऑफर किए जा रहे हैं पब्लिक को, या एलआईसी ही ऑफर करती है। अगर मान लीजिए आज के टाइम में एलआईसी अगर इशू लेके आती तब भी अप्लाई हो जाता उसके ऊपर। ठीक है, चलिए, तो एक्सप्लेनेशन क्या है, द डेट इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि याद रखना कि कल को पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि बताइए कि प्रोस्पेक्टस के पब्लिकेशन की कौन सी डेट होती है। ठीक है, तो कहता है कि जो प्रोस्पेक्टस में डेट मेंशन की गई है, जो डेट इंडिकेटेड की गई है प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है जो डेट, ठीक है, उसी को मान लेंगे कि इस दिन क्या है कि जो प्रोस्पेक्टस है वो पब्लिश हो गया था। ठीक है, उसका ये जो यूजेज है पब्लिकेशन का आगे जाके आएगा। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और इन रिलेशन टू इंटेंडेड कंपनी अनलेस ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन there has been delivered to ROC for filing, a copy thereof signed by every person who is named therein as a director, proposed director of the company or by his duly authorized attorney। तो कहते हैं कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाएगा कंपनी के द्वारा या कंपनी के बिहाफ पे इन रिलेशन टू द इंटेंडेड कंपनी जो बन रही है। ठीक है, जब तक कि, ठीक है, अनलेस ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, ठीक है, प्रोस्पेक्टस के पब्लिकेशन होने से पहले। अब पब्लिकेशन की क्या डेट होती है ये लिख दिया कि जो डेट इंडिकेटेड होगी प्रोस्पेक्टस में उसे क्या मानेंगे, शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो कहते हैं कि कोई भी प्रोस्पेक्टस ना ही इशू किया जाएगा, ठीक है, कंपनी के द्वारा या कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, और इन रिलेशन टू एन इंटेंडेड कंपनी अनलेस ऑन और बिफोर डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन देयर हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी फॉर फाइलिंग ए कॉपी देयर ऑफ साइंड बाय एवरी पर्सन हु इज नेम्ड देयरइन एज द डायरेक्टर, प्रपोज्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज्ड अटॉर्नी। ठीक है, डायरेक्टर है या प्रपोज डायरेक्टर है या उसके ड्यूली ऑथराइज्ड अटॉर्नी है, वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट सबमिट करेंगे किसको, आरओसी को।
ठीक है, आरओसी की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। ठीक है, करेगा कौन? डायरेक्टर। अगर कंपनी बन चुकी है, अगर बनने वाली है, बन रही है, प्रपोज कंपनी है यानी, ठीक है, अंडर फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रपोज डायरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, या इनके जो ड्यूली ऑथराइज्ड अटॉर्नी है। A prospectus issued under subsection 1 shall not include a statement purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not and has not been engaged or interested in the formation or promotion or management of the company and has given his written consent to the issue of prospectus and has not withdrawn such consent before the delivery of a copy of prospectus to ROC for filing and a statement to that effect shall be included in the prospectus। अब कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, किसी, जैसे एक्सपर्ट क्या होते हैं, जैसे रजिस्टर्ड वैल्यूज होते हैं। ठीक है, कंपनी देखो लोगों से पैसा इशू कर रही, रेज कर रही है। कंपनी क्या है कि लोगों से पैसा रेज कर रही है। अब बहुत सारे क्लेम्स किए जाते हैं प्रोस्पेक्टस में कि कंपनी ये करेगी, कंपनी वो करेगी, कंपनी का ये बजट होगा, कंपनी का इतना रेवेन्यू होगा, बहुत सारी बातें की जाती हैं। अब कहते हैं कि जो एक्सपर्ट की कोई ओपिनियन है, मान लीजिए, ठीक है, एक्सपर्ट की कोई भी ओपिनियन प्रोस्पेक्टस के अंदर तभी एंटर की जाएगी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के अंदर तभी एंटर की जाएगी, एक पहली बात, उसकी कंसेंट ली गई है। ठीक है, कंसेंट ली गई है एक्सपर्ट की। ठीक है, उस रिगार्डिंग यहाँ भी एक एक्सपर्ट की कंसेंट ली गई है, कंसेंट की ओपिनियन ली गई है उसकी। ठीक है, कंसेंट ली गई है कि हम ये आपकी बात पब्लिश करेंगे इस प्रोस्पेक्टस में। उसके अलावा क्या है कि उसने कंसेंट विड्रॉ नहीं की, तब जाके ये जो ओपिनियन है एक्सपर्ट की, तब जाके प्रोस्पेक्टस में डाली जाएगी। ठीक है, तो कोई भी कहते हैं कि एक्सपर्ट की कोई ओपिनियन जो है वो प्रोस्पेक्टस में एंटर नहीं की जाएगी जब तक कि, ठीक है, एक तो बात ये कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट है उसकी कंसेंट लेनी है और उसकी कंसेंट जो उसने विड्रॉ नहीं की। उसके अलावा एक पॉइंट और है कि वो जो एक्सपर्ट है वो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में, ठीक है, फॉर्मेशन, प्रमोशन या मैनेजमेंट में क्या है किसी प्रकार से इंटरेस्टेड या इन्वॉल्व नहीं रहा। ठीक है, तो ठीक है जी। फिर उसकी जो कंसेंट है, ठीक है, वो भी फाइल कहाँ की जाती है? आरओसी के पास। ठीक है, every prospectus issued under subsection 1 on the face of it state that a copy has been delivered for filing to ROC as required under subsection 4 and specify any documents required by this section to be attached to the copy so delivered or refer to the statement included in the prospectus फिर specify these documents। क्या बात करते हैं कि कहते हैं कि देखो कोई भी जो prospectus इशू किया गया है, ठीक है, आरओसी के पास, ऑन द फेस ऑफ इट, उसके ऊपर साफ साफ लिखा होगा भी इसकी जो कॉपी है प्रोस्पेक्टस की वो आरओसी को डिलीवर कर दी गई है, कि कॉपी डिलीवर टू आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, ये लिखा जाएगा। और साथ में कोई डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन टू बी अटैच टू द कॉपी सो डिलीवर्ड। तो आरओसी के पास जो कॉपी भेजी गई है, आरओसी को जो कॉपी भेजी गई है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस की, उस कॉपी के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं वो भी साथ में मेंशन किया जाएगा भी ये डॉक्यूमेंट भी हमने भेजे हैं। याद है, और रेफर टू स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस विच स्पेसिफाई दिस डॉक्यूमेंट्स, या कोई स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसके बारे में बता रखा है कि हाँ भी ये डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे, ये भी आरओसी के पास हमने लगाए हैं। ठीक है, वो सारा क्या है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में आ जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस के ऊपर क्या लिखा होगा? दिस कॉपी डिलीवर टू आरओसी, साथ में क्या आ जाएगा भी, यहाँ भी एक स्टेटमेंट आ जाएगी जिसमें लिखा होगा भी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आरओसी को साथ में देने हैं। फिर कहते हैं कि ये खत्म हो चुका है सबसेक्शन 7। 8 में कहते हैं कि नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इश्यूड मोर देन 90 days आफ्टर द डेट ऑन विच ए कॉपी thereof इज डिलीवर्ड टू आरओसी अंडर सबसेक्शन 4। ठीक है, तो कहते हैं कि जब आरओसी के पास कॉपी फाइल हो जाती है, फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी, उसके 90 डेज के विदिन क्या है कि इशू हो जाना चाहिए, पब्लिक को इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, फाइलिंग विद आरओसी होगा प्रोस्पेक्टस। ठीक है, आरओसी के पास क्या है, प्रोस्पेक्टस फाइल होगा, उसके क्या है 90 डेज के विदिन 90 डेज। ठीक है, विदिन 90 डेज क्या है, पब्लिक ऑफर हो जाना चाहिए इशू, यानी कि विदिन 90 डेज इशू टू पब्लिक। ठीक है जी, चलिए फिर आ गया, अगर प्रोस्पेक्टस में कॉन्ट्रावेशन की गई है तो ये पेनल्टी बताई गई है। ठीक है, पेनल्टी आप इसको रीड कर लेना। ठीक है जी, आप प्रोस्पेक्टस में ओवरऑल बेसिक बातें समझने की कोशिश करते हैं, हुआ क्या है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में हुआ क्या है। पहली बात तो कहते हैं कि प्रोस्पेक्टस जो होगा वो डेटेड होगा, साइंड होगा। ठीक है, डेटेड होगा और साइंड होगा, ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए।
और फिर कहते हैं कि प्रोस्पेक्टस कहाँ पे इशू नहीं होना, ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक ऑफर ही नहीं किया गया, प्राइवेट प्लेसमेंट है या फिर, ठीक है, या फिर जो एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको, ठीक है, अगर ऑफर किए जा रहे हैं शेयर्स, ठीक है, तो ऐसे या फिर जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं, वो क्या है कि उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल पहले इशू किए गए थे, तो शेयर्स या डिबेंचर सेम वैसे ही हैं, पहले शेयर्स या डिबेंचर इशू किए गए थे सेम वैसे ही क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस वाले, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाले शेयर्स या डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे हमें क्या है कि प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस क्या है कि डेटेड होगा, साइंड होगा, उसके अलावा जो कंटेंट्स होंगे, कंटेंट्स वो क्या होंगे, जो स्पेसिफाई किए गए हैं, स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद द सीजी, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, इन कंसल्टेशन विद सेबी, ठीक है, ये हो गया, सॉरी सीजी, सेबी जो बताएगा, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद सीजी, वो सारे के सारे क्या हैं कि कंटेंट्स इसमें आ जाएंगे, क्लियर हो गया। उसके अलावा कहते हैं कि एक्सपर्ट की कोई भी ओपिनियन, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस में आएगी वो केवल तभी आएगी, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि इसकी कंसेंट ली गई है, कंसेंट, प्रोस्पेक्टस की कंसेंट ली गई है, और जो कंसेंट है उसने विड्रॉ होने की, तभी क्या है कि उसकी जो कोई ओपिनियन है रिगार्डिंग सच इशू, वो क्या है कि प्रोस्पेक्टस में एंटर की जाएगी, ठीक है। तो एक्सपर्ट की कोई भी ओपिनियन है वो एंटर तभी की जाएगी प्रोस्पेक्टस में जब उसकी कंसेंट ले ली गई है, और उसने कंसेंट क्या है कि प्रोस्पेक्टस में आने तक क्या है कि उसने विड्रॉ नहीं की, ठीक है। और कहते हैं कि जो प्रोस्पेक्टस होगा उसके फेस पे ही, जैसे प्रोस्पेक्टस है मान लीजिए इसका फ्रंट पेज है, तो वहीं पे पता आ जाएगा कि डिलीवर टू आरओसी, जैसे कि डॉक्यूमेंट जो है ये इसकी कॉपी जो है वो कॉपी डिलीवर टू आरओसी आ जाएगा, ठीक है। और साथ में एक लिस्ट जो भी स्टेटमेंट आ जाएगी कि कौन कौन से साथ में क्या हैं डॉक्यूमेंट्स हैं जो आरओसी को क्या डिलीवर किए गए हैं, ठीक है, स्टेटमेंट आ जाएगी, उसमें क्या है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आरओसी को डिलीवर किए गए हैं, वो सारी डिटेल भी सारी की सारी यहीं पे आ जाएगी, ठीक है जी। तो बेसिक सी बातें सारी की सारी हैं, एक बार फिर गो थ्रू करवा देता हूँ सारा का सारा सेक्शन, कुछ खास नहीं है। तो पहले तो ये आ गया कि जो प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, वो क्या होगा, डेटेड होगा, साइंड होगा, प्रोस्पेक्टस क्या होगा, डेटेड होगा, साइंड होगा, ठीक है, उसमें सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है और जो रिपोर्ट्स हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग वो सारी आ जाएंगी। फिर कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि जब तक ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट्स जो है ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सेबी, तो सेबी जब तक प्रिस्क्राइब नहीं करता तो सेबी एक्ट 1902 में जो भी इन्फॉर्मेशन बताई रखी है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। चलिए, और एक डिक्लेरेशन दिया जाएगा, एक डिक्लेरेशन होगा कि कंपनी एक्ट 2013 प्लस सेबी एक्ट प्लस सकरा है, उसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी कंप्लाइंसेस की गई हैं, उसकी कोई वायलेशन नहीं हुई, इसकी सारी कंप्लाइंसेस हुई हैं, ठीक है। और ये सारी कहानी हमने साइड पर लिख ली थी कि जब कंपनी क्या है कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स को या डिबेंचर होल्डर को ऑफर करती है तो रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, या कंपनी जो शेयर्स या डिबेंचर ऐसे इशू करती है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है जो पहले इशू की थी, तो वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं कि प्रोविजंस ऑफ जो सबसेक्शन 1 है वो अप्लाई होती हैं प्रोस्पेक्टस पे या फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन पे, बेशक कंपनी नई बनी है या ठीक है कंपनी पहले बनी हुई है या कंपनी अभी नई बन रही है, तो दोनों पे अप्लाई हो जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो प्रोस्पेक्टस में डेट इंडिकेट की जाती है उसी को ही हम क्या मानते हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। जो प्रोस्पेक्टस में डेट इंडिकेट की जाएगी, मेंशन की जाएगी कि डेट ऑफ पब्लिकेशन है, उसे हम डेट ऑफ पब्लिकेशन मानेंगे, ठीक है। फिर कहते हैं कि देखिए इसकी जो कॉपी हम बात कर चुके हैं, तो प्रोस्पेक्टस की जो कॉपी है वो डिलीवर करनी होती है आरओसी को, ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ इशू, ठीक है। हमने देख ही लिया है कि आरओसी को जब इशू किया जाता है उसके 90 डेज के विदिन, आरओसी के पास जब फाइलिंग होती है जब इसकी, ठीक है, आरओसी के पास जब फाइलिंग होती है उसके 90 डेज के विदिन क्या है कि ये पब्लिक को ऑफर इशू करना होता है, ठीक है, पब्लिक को क्या है कि प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, ठीक है। और ये सारी बातें हो चुकी हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह, ठीक है। तो सेक्शन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो सेक्शन क्या है कि बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसके जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, कल को पूछा जाता है कि इसके कंटेंट्स क्या होंगे, तो आपने कहना है कि तो प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। कंटेंट्स क्या होते हैं, कंटेंट्स मतलब जो सेबी स्पेसिफाई करेगा इन कंसल्टेशन विद द सीजी, वही कंटेंट्स क्या है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर आएंगे, ठीक है। तो कहते हैं जब तक सेबी स्पेसिफाई नहीं करता वो कर रखा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कर रखा है सब कुछ, तो तब तक क्या है कि जो सेबी एक्ट 1992 के तहत जो बताए गए कंटेंट्स हैं वही इसमें बताए जाएंगे, ठीक है। और एक्सपर्ट की ओपिनियन तभी ऐड की जाएगी, ठीक है, जो एक्सपर्ट ने कंसेंट दी है, अगर कंसेंट विड्रॉ कर चुका है वो फिर कैसे उसकी जो ओपिनियन है वो ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए बेटा,
फिर कहते हैं कि एज पर सेक्शन 2 क्लोज 38, एक्सपर्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, इंजीनियर हो गया कोई, वैल्यू जिसमें एग्जाम्पल दिया था वैल्यूअर, ठीक है, सेक्शन 247 में आता है शायद, ठीक है, वैल्यूअर की जो रिपोर्ट्स होती हैं, वैल्यूएशन करता है जो बंदा, ठीक है, तो वैल्यूअर रिपोर्ट वगैरह आ जाती हैं। एक्सपर्ट इंक्लूड्स एन इंजीनियर, वैल्यूअर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड एवरी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन हु हैज़ द पावर और अथॉरिटी टू इशू ए सर्टिफिकेट इन परसुएंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो एक्सपर्ट क्या हो गया, एक इंजीनियर हो गया, ठीक है, एक्सपर्ट क्या हो गया, एक इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, वैल्यूअर हो गया, सीएस हो गया, सीए हो गया, ठीक है, सीएमए वगैरह हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है जी, सिंपल हो गया, वैल्यूअर, इंजीनियर, बाकी तीन अपने याद रख लेना, सीए, सीएस, सीएमए, ठीक है, ठीक है जी, या फिर कोई और पर्सन जिसके पास पावर है या अथॉरिटी टू इशू ए सर्टिफिकेट इन पर्सन्स ऑफ एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, जैसे एडवोकेट है, उसके पास ही पावर होती है, ठीक है, सर्टिफिकेट इशू करने की, तो वो भी क्या है, एक्सपर्ट। तो कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जिसका जो सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, उसे हम क्या मानेंगे यहाँ, एक्सपर्ट, ठीक है। चलिए, फिर कहते हैं कि पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म, ठीक है, एक सेकंड रुकना, क्या कहते हैं कि पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन द डीमैट फॉर्म। अब कोई भी कंपनी जो पब्लिक इशू लेके आती है, कोई भी कंपनी है जो पब्लिक इशू लेके आती है, दैट मस्ट बी इन द डीमैट फॉर्म, दैट मस्ट बी इन द डीमैट फॉर्म, ठीक है। आपको पता ही है कि शेयर्स जो होते हैं दो फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं या किस फॉर्म में होते हैं, डीमैट फॉर्म में होते हैं, ठीक है, फिजिकल फॉर्म या फिर क्या है, डीमैट फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में होंगे या डीमैट फॉर्म, ठीक है। आपको पता है कि जब फिजिकल फॉर्म में होते हैं वहाँ तो क्या होती है, ट्रांसफर डीड लगती है, ठीक है, कि ए ने बी को बेचे तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर डीड, ठीक है, साथ में जो पुराने जो मेंबर जिसने जो ट्रांसफरर है उसके नाम पे जो शेयर सर्टिफिकेट है वो साथ में लगाए जाते हैं, ठीक है, कॉपी कंपनी को दी जाती है, तो कंपनी जो पुराने नाम पे शेयर सर्टिफिकेट उसको कैंसिल करती है, ठीक है, नए शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है ट्रांसफरी के नाम पे। तो सारा क्या है कि चक्कर होता है, साथ में क्या लगती है, स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। और जहाँ पे डीमैट फॉर्म में होते हैं इसको तो बोलते हैं फंजिबल फॉर्म। फंजिबल फॉर्म क्या होती है कि जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, और शेयर्स जो होते हैं आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबल क्या है, जैसे आप मुझे फीस देते हो ऑनलाइन, ऑनलाइन जो बच्चे फीस देते हैं तो क्या उसकी कोई पहचान होती है नोटों की, कि मैंने ये गांधी जी का ये वाले नंबर वाला नोट दिया था, कोई पहचान है, नहीं है। पर अगर आप कैश में नोट पैसे देते हो तो उसकी पहचान होती है, ठीक है, जब आप कैश में पेमेंट करते हो तो उसकी पूरी पहचान होती है, ठीक है। अदरवाइज क्या है, जो पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं, तो दिस इज कॉल्ड इन फंजिबल फॉर्म। ऐसे शेयर्स भी क्या होते हैं, डीमैट फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। शेयर्स क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, डीमैट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि जस्ट एक एंट्री होती है, बुक एंट्री, जैसे ट्रांसफर है, ट्रांसफर ही है, ठीक है, ब्रोकर के सिस्टम में एंट्री होती है, तो आगे से आगे सारी ट्रांजेक्शन सेटल हो जाती है, आगे से आगे सारी ट्रांजेक्शन सेटल होती है और ट्रांसफरी के खाते में पैसे चले जाते हैं और ट्रांसफर उसकी पेमेंट करता है, ठीक है, जो अपना, जैसे मान लो ट्रांसफर कौन है, सेलर है, ठीक है, ट्रांसफरी कौन है, बायर है, तो बायर की पेमेंट करता है, सब ऑनलाइन सिस्टम है, पेमेंट करता है, ठीक है, ये इसकी डिलीवरी करता है शेयर्स की। तो डीमैट अकाउंट होता है, तो डीमैट अकाउंट में शेयर डेबिट हो जाते हैं, इसके खाते में क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। तो ये तो होगी बेसिक सी बातें किसकी, डीमैट फॉर्म की, ठीक है जी, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं आगे, स्टडी करते हैं इसको टॉपिक को, सेक्शन 29 को। कहते पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन द डीमैट फॉर्म नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये सबसे खतरनाक प्रोविजन होती है, अगर कुछ भी लिखा हुआ है ऐसे एक्ट में, इस एक्ट में कुछ भी लिखा है किसी प्रोविजन में, छोड़ो उसको, नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की किसी और प्रोविजन में कुछ भी लिखा है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, ठीक है। एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो कहते हैं कोई भी कंपनी जो पब्लिक ऑफर कर रही है एंड कोई भी कंपनी जो प्रिस्क्राइब की गई है शैल इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन द डीमैट फॉर्म बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट, ठीक है, डिपॉजिटरीज एक्ट है ही किसके रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग डीमैट सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग है। हमारे देश में दो ही डिपॉजिटरीज हैं, पता होगा आपको,
NSDL CDSL, तो डेफिनेशन वाला चैप्टर तो उसमें करवाया था मैंने, NSDL CDSL। NSDL क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। CDSL क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। चलिए, तो कहते हैं कि शेयर इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन द डीमेट फॉर्म बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट एंड द रेगुलेशन मेड देयर अंडर, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? कहते हैं कि देखिए किस इस एक्ट में, ठीक है, कुछ भी लिखा है छोड़ो उसको। कहते हैं कोई भी कंपनी जब पब्लिक ऑफर करेगी, कोई भी कंपनी जब पब्लिक ऑफर करेगी, या ऐसी कंपनी, ऐसी क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनी जो प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, वो जब शेयर्स इशू करेंगे उनके शेयर डीमेट फॉर्म में ही होंगे, एज पर द डिपॉजिटरी एक्ट एंड एज पर द रेगुलेशन मेड देयर अंडर। डिपॉजिटरी एक्ट प्लस उसके तहत बनाए गए जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। इन केस ऑफ सच क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। जब थोड़ा ध्यान से समझना पड़े, टेक्निकल है ये, ठीक है। फिर कहते हैं कि एज इन सच क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ कंपनी, जो क्या है अनलिस्टेड कंपनीज हैं, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटी शैल बी हेल्ड और ट्रांसफर्ड ओनली इन द डीमेट फॉर्म इन द मैनर लेड डाउन इन द डिपॉजिटरीज एक्ट, ठीक है, एंड द रेगुलेशन मेड देयर अंडर। फिर कहते हैं कि एनी कंपनी अदर देन ए कंपनी मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1, ठीक है, इसको छोड़ के मे कन्वर्टेड सिक्योरिटीज इनटू डीमेट फॉर्म। कोई और कंपनी जो बची हुई है, ठीक है, कंपनी बची कौन सी है, ठीक है, कोई और कंपनी जो बच जाएगी, वो चाहे तो मे, उनके बाकियों को छोड़ कर दिया ऑप्शन, मे कन्वर्ट इट्स सिक्योरिटीज इनटू द डीमेट फॉर्म, ठीक है, और इशू इट्स सिक्योरिटीज इन द फिजिकल फॉर्म इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, और इन डीमेट फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। अब ये कहना क्या चाहते हैं, देखिए, पहले कहते हैं कि देखो कोई भी कंपनी, ठीक है, जो पब्लिक इशू लेके आती है, कोई भी कंपनी जो पब्लिक इशू लेके आएगी, उसके तो शेयर्स डीमेट फॉर्म में होंगे ही होंगे, बात ही खत्म कर दी। कोई भी कंपनी जो पब्लिक इशू लेके आएगी उसके शेयर्स तो डीमेट फॉर्म में होंगे, बात खत्म। क्लियर है सर? उसके बाद कहते हैं कि कोई भी कंपनी, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब की जाएगी, और साथ में क्या है कि प्रिस्क्राइब, वो हम पढ़ेंगे अभी, जो प्रिस्क्राइब कंपनीज हैं वो हो गई। फिर कहते हैं कि जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, अनलिस्टेड एक से लिख देता हूं, सॉरी, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। उसके अलावा अदर कंपनीज, इनको ऑप्शनल है, ठीक है, जो अदर कंपनीज हैं इनको ऑप्शनल है कि ये चाहें तो अपने फिजिकल फॉर्म वाले शेयर्स भी, ठीक है, ऑप्शनल इनके लिए, ये चाहें तो अपने जो फिजिकल फॉर्म वाले शेयर्स उसको चाहे डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं मेन है प्रिस्क्राइब्ड में क्या लिखा है, ठीक है। कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014, रूल नंबर 9, डीमेटेलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब ध्यान से समझना, प्रमोटर्स ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी, ठीक है, पहले क्या बोला, जो कंपनी जो पब्लिक ऑफर करेगी उनके शेयर्स तो डीमेट फॉर्म में होंगे एंड सच अदर क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। पढ़ते हैं प्रिस्क्राइब्ड कौन से किस में कर रखा है। कहते हैं हर एक पब्लिक कंपनी के प्रमोटर्स मेकिंग ए पब्लिक ऑफर ऑफ एनी कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज मे होल्ड सच, यहाँ मे लिखा है, ठीक है, शेल नहीं है, मे, ठीक है, मे होल्ड सच सिक्योरिटीज ओनली इन द डीमेट फॉर्म, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब क्या होगा, डीमेट फॉर्म में ही होंगी, जो लिख ही दिया ओनली, तो मतलब कि जो पब्लिक कंपनी जो पब्लिक ऑफर कर रही है किसी भी सिक्योरिटीज का, ठीक है, किसी भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, ठीक है, एक पब्लिक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, वो जब पब्लिक ऑफर कर रही है, ठीक है, पब्लिक ऑफर कर रही है, पब्लिक को ऑफर कर रही है किसी चीज का, किसी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऑफर करेगी पब्लिक को, तो डीमेट फॉर्म में ही होंगे, बात ही खत्म होगी, ठीक है। देखो ऐसा होता है ना, जब सेबी आईसीडीआर होते हैं, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2019 18 सॉरी, ये लगते ही कब है, जब पब्लिक को क्या इशू किया जाता है, पब्लिक को क्या इशू किया जाता है, ठीक है, एक, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स हो गया, या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, लगते ही कब है, तो सेबी की गाइडलाइंस आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो जब कोई कंपनी क्या है कि जब एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, वो शेयर्स क्या है कि इशू, सॉरी, कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रही है, कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करती है, तो सभी प्रमोटर्स को शेयर्स किस फॉर्म में रखने पड़ेंगे, जो भी सिक्योरिटीज उनके पास किस फॉर्म में रखनी पड़ेंगी, डीमेट फॉर्म में। प्रोवाइडेड दैट द एंटायर शेयर होल्डिंग of the convertible securities, entire holding of the convertible securities of the company
by the promoters held in physical form up to the date of initial public offer shall be converted into the demat form before such offer is made and thereafter such promoter shareholding shall be held in the demat form. ठीक है, तो कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट एंटायर होल्डिंग ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी बाय द प्रमोटर्स हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म. अगर कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है, ठीक है, दो केसेस आगे ना देखो. एक तो कह रहे थे कि कहते हैं कोई भी कंपनी, एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है, एक पब्लिक कंपनी है जो पब्लिक ऑफर लेके आती है. किस चीज का पब्लिक ऑफर लेके आती है? कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज का. ठीक है, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज का. तो सिक्योरिटीज किस फॉर्म में होनी चाहिए? डीमेट फॉर्म में. एक पॉइंट तो ये हो गया. फिर दूसरा पॉइंट कहते हैं कि पब्लिक कंपनी के, ठीक है, पब्लिक कंपनी है, वो आईपीओ लाना चाहती है, नया आईपीओ लाना चाहती है. ठीक है, अब आईपीओ लाना है तो फिर आप पहली बात कर चुके हैं कि पब्लिक को ऑफर करेंगे तो वो डीमेट फॉर्म में ही होंगे. सबसेक्शन 1 में ये लिखा था ना. ठीक है, पब्लिक को ऑफर करेंगे तो शेयर्स किस फॉर्म में होंगे? डीमेट फॉर्म में होंगे. फिर कहते हैं कि जब आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, तो उससे पहले जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास जो कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, इन फिजिकल फॉर्म, प्रमोटर्स हैं उनके पास कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हैं. कौन सी फॉर्म में? इन डीमेट फॉर्म. इन डीमेट फॉर्म. ठीक है, सिक्योरिटीज किस में की जाएंगी? ठीक है, सॉरी, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म, सॉरी, इन फिजिकल फॉर्म है. तो सिक्योरिटीज कन्वर्ट की जाएंगी किस फॉर्म में? ठीक है, डीमेट फॉर्म में. डीमेट फॉर्म में. ठीक है, आई रिपीट दिस पॉइंट कि कोई भी पब्लिक कंपनी है वो क्या है कि इशू लेके आ रही है, ठीक है, आईपीओ लेके आ रही है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर. अब उससे पहले ही क्या है कि प्रमोटर के पास शेयर्स हैं, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, सॉरी, उससे पहले ही क्या है कि प्रमोटर के पास जो कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हैं, तो कहते हैं कि पहले उसको क्या है कि डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा. ठीक है, तो यानी कि अगर कंपनी इशू करती है कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज तो वो भी डीमेट फॉर्म में होंगी, या फिर कंपनी तो इशू कर रही है, आईपीओ लेके आ रही है, शेयर्स इशू कर रही है, इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, परंतु उससे पहले जो प्रमोटर के पास शेयर्स हैं फिजिकल फॉर्म में, उसको डीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं. तो पहले कहते हैं कि देखिए, एक कोई भी कंपनी है पब्लिक इशू लेके आएगी. ठीक है, अगर सिंपल याद करते हैं, अगर कोई भी कंपनी पब्लिक इशू लेके आएगी, ठीक है, पब्लिक कंपनी कोई पब्लिक इशू लेके आएगी, ठीक है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए? डीमेट फॉर्म में. उसके अलावा कोई पब्लिक कंपनी, ठीक है, या पब्लिक इशू है, उसके अलावा कोई भी पब्लिक कंपनी है, ठीक है, प्रमोटर्स को इशू करती है क्या? किसी को भी मान लीजिए, ठीक है, प्रमोटर्स है या फिर किसी को भी, पब्लिक को भी है, इशू करती है कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज. ठीक है, तो भी क्या है, ये डीमेट फॉर्म में करने पड़ेंगे. या फिर क्या है कि एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लेके आ रही है आईपीओ, पर उससे पहले क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स के पास, ठीक है, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हैं. प्रमोटर्स के पास क्या है? कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हैं. तो उसे कन्वर्ट किया जाएगा पहले डीमेट फॉर्म में, तब जाके आईपीओ आएगा. ठीक है, तो पब्लिक ऑफर करोगे तो सिक्योरिटीज किस फॉर्म में इशू की जाएंगी? डीमेट फॉर्म में. पब्लिक ऑफर करोगे वो तो होंगी डीमेट फॉर्म में. उससे पहले जो प्रमोटर के हाथ में है कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, वो भी डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी. ये पॉइंट क्लियर हो गया. ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, अगर कंपनी इशू क्या कर रही है? कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज. कंपनी इशू क्या करती है? कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, तो वो भी क्या होंगे? डीमेट फॉर्म में होंगे. ठीक है जी, चलिए बेटा, ये क्लियर हो गया. फिर नेक्स्ट कहते हैं मीनिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस. ठीक है, मीनिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस. ठीक है, इसमें है क्या चीज़ है? तो ऐसा होता है जैसे जो बड़ी कंपनीज हैं, लाइक बैंकिंग कंपनीज होती हैं, उनको पैसा क्या होता है? बार बार चाहिए होता है, रिपीटेटिवली चाहिए होता है. ठीक है, पैसा क्या होता है? रिपीटेटिवली चाहिए होता है. जो बड़ी कंपनीज होती हैं, एनबीएफसी है, बैंकिंग कंपनीज हैं, तो अगर उनको मान लीजिए साल में 4-5 बार भी पैसा चाहिए, ठीक है, 4 to 5 टाइम पैसा चाहिए उनको, क्या वो बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी? और उसके बाद फाइलिंग होगी, फिर प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे, ठीक है, विदिन 30 डेज. तो प्रोस्पेक्टस में इतने सारे कंटेंट्स आएंगे, क्या ये बार बार ही चलना पड़ेगा ऐसे ही? ठीक है,
तो ऐसे कंपनी, जो बड़ी कंपनी जिनको बार बार क्या है कि पैसा चाहिए होता है, अगेन एंड अगेन दे नीड मनी, ठीक है, तो दे हैव बीन गिवन एन ऑप्शन टू इशू द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, क्या है, उनको ऑप्शन दिया गया कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने का, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने का ऑप्शन दिया गया। और शेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी होती है, 1 साल की होती है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की जो वैलिडिटी कितनी होती है, 1 साल की होती है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी कितनी बेटा, 1 साल की है। अब 1 साल के दौरान क्या होता है, वो कंपनी मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट इशू लेके आई, चलो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, ठीक है, फिर थोड़े टाइम के बाद 3-4 महीने के बाद सेकेंड इशू आ गया, ठीक है, फिर फोर्थ इशू आया, थर्ड इशू आया, सॉरी, ठीक है, थर्ड इशू आया। अब क्या है कि 1 साल में 3 इशू आ गए, तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस एक बार इशू किया, बार बार नहीं इशू किया। तो कंपनी ने बेटा जो प्रोस्पेक्टस है वो एक बार ही इशू किया, बार बार इशू नहीं किया। तो यही क्या है कि इनका शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। तो इनके पूरे साल तक चला, इनके पूरे क्या है कि 1 साल तक चला, ठीक है। तो 1 ईयर तक वैलिड रहा ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस, 1 साल तक क्या है कि वैलिड रहा ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब सर जब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम कुछ इशू नहीं करना है, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है वो फाइल करना होता है, ठीक है, आरओसी के पास एक डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर किया जाएगा टू बी फाइल्ड विद आरओसी। उस डॉक्यूमेंट में क्या होगा सर, उस डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस होंगी, जो फर्स्ट इशू आया था उससे लेके जब ये सेकेंड इशू आ रहा है, इसके दौरान जो चेंजेस आई हैं, जो भी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें क्या बदलाव आया, ठीक है, कंपनी का हालत क्या हुई है उसके बाद, ठीक है, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो नए चार्जेस क्रिएट किए गए हैं वो बातें आ जाएंगी इसके अंदर, नए नए लोन दिए जो सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे नए फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया या नए चार्जेस क्रिएट किए गए, तो ये बातें क्या किस में आ जाएंगी, तो ये जो सेकंड इशू किया जा रहा है उसमें जो उस टाइम क्या है कि डॉक्यूमेंट फाइल किया जाएगा आरओसी के पास, तो उसमें ये बातें आ जाती हैं या और भी स्पेसिफाइड कंटेंट्स, ठीक है। फिर ऐसे थर्ड इशू आएगा, तो सेकेंड एंड थर्ड के बीच में जो चेंजेस आ गई, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ गई, चार्जेस कोई नहीं क्रिएट कर दिए गए, ऐसा कुछ, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट बाद सेकंड टाइम थर्ड टाइम इशू किया जाता है, जो इशू आ रहा है उसी, ठीक है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बाद विद इन द सेम ईयर, उसे हम क्या बोल देते हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा, ठीक है, इसके साथ मिला के अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, प्रोस्पेक्टस हो गया, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लोज 36, ठीक है, सेक्शन 2 क्लोज 36 जब हम पढ़ रहे थे प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन, तो वहाँ पे क्या लिखा था कि जहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब किया गया है, कंपनी ने खुद कह रखा है कि ये प्रोस्पेक्टस है तो प्रोस्पेक्टस है, या फिर कहा गया कि जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस उसे भी क्या है, प्रोस्पेक्टस मानेंगे, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टस एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी एक प्रोस्पेक्टस की टाइप है, वो आपने देख लिया कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, स्टडी कर लेते हैं एक बार। तो पहले कहते हैं कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, ठीक है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मीनिंग बताया गया अंडर सेक्शन 31 ही। तो 31 डील किस में करता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में। और शेल्फ प्रोस्पेक्टस में एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है लास्ट में, उसी में बता रखा है इसका मीनिंग, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन जो है इसी सेक्शन के नीचे ऐड की गई है, ठीक है, उसी में बता रखा है मीनिंग, ठीक है। मीनिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स ए प्रोस्पेक्टस in respect of which the securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of further prospectus। तो आपको समझ लग गया होगा कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है, कि कहता है ये भी एक प्रोस्पेक्टस ही है जिसके द्वारा क्या है कि कंपनी सिक्योरिटीज या क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इशू करती है, ठीक है। और मेन चीज क्या है कि इसी प्रोस्पेक्टस के जरिए कंपनी एक या एक से ज्यादा इशू ला सकती है, वन और मोर इशूज ला सकती है। इसी एक प्रोस्पेक्टस के जरिए कंपनी एक या एक से ज्यादा इशू ला सकती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम क्या है, मैक्सिमम 1 ईयर ओवर ए सर्टन पीरियड, ठीक है। सर्टन पीरियड क्या हो गया यहाँ पे, 1 साल, ठीक है, विदाउट इशूइंग ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब यानी विदाउट इशू का मतलब क्या है कि दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना, उस सर्टन पीरियड में, उस 1 साल में दोबारा इशू प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना। तो यहाँ पे क्या चाहिए सर, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा, ठीक है। तो मैंने समझा दिया आपको। तो ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी क्या है कि एक टाइप है प्रोस्पेक्टस की, ये हमने सेक्शन 2 क्लोज 36 जो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन थी वहाँ भी देख लिया, ठीक है। ये इसकी क्या है, एक टाइप है जिसमें क्या है कि कंपनी
एक या एक से ज्यादा इशू ला सकती है एक ही प्रोस्पेक्टस के जरिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं सेक्शन 31 की बाकी जो रिक्वायरमेंट है। तो मीनिंग तो बता दिया उन्होंने कि व्हाट इज द शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 31 में ही बताया। अब कहते हैं कि जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो फाइल करना है आरओसी के पास। एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज द सेबी में प्रोवाइड बाय रेगुलेशंस इन दिस बिहाफ में फाइल ए शेल्फ प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी। अब ये फाइल कब करना है? जैसे जब कंपनी फर्स्ट ऑफर लेके आ रही है, एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन विच शैल इंडिकेट ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, तो जब फर्स्ट ऑफर आ रहा है उस समय ये क्या है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है आरओसी के पास, और इसकी जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम कितनी होती है? 1 ईयर। ठीक है, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, याद रखना कि मैक्सिमम 1 ईयर। और सच प्रोस्पेक्टस विच शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दैट प्रोस्पेक्टस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहते हैं कि हमने ये तो कह दिया कि जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है इसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 ईयर। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की तो सर वैलिडिटी बताओ कितनी है? वैलिडिटी तो कितनी है? 1 ईयर। पर क्वेश्चन ये कि ये 1 ईयर काउंट कहां से होगा? ठीक है, ये काउंट कहां से होगा 1 ईयर? ठीक है, ओपनिंग ऑफ डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑफर, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑफर। जब पब्लिक के लिए ऑफर ओपन हो जाता है कि आप चलिए आप क्या है कि इशू को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस दिन क्या है कि ऑफर ओपन हो जाता है पब्लिक के लिए कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस दिन से शेल्फ प्रोस्पेक्टस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम 1 साल तक की वैलिडिटी हो जाती है वैसे। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया अभी सेक्शन 31 में? शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मीनिंग समझ आ गया कि बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 31 जो ऐड किया गया है। तो उसमें बताया गया है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कि कंपनी इसको इशू करती है जिसकी जो वैलिडिटी है एक सर्टेन पीरियड के लिए होती है। तो उस वैलिडिटी के दौरान कंपनी फिर इशू लेके आती है रिपीटेटिवली, तो उस टाइम क्या है कि विदाउट इशूइंग द नीड ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, तो फिर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता। ठीक है, और हाँ, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस जब इशू किया जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है, जब फर्स्ट ऑफर आता है उस टाइम ये इशू किया ऑफर ये फाइल किया जाता है आरओसी के पास, और जो वैलिडिटी है मैक्सिमम कितनी होती है? 1 ईयर, एक या एक साल से कम ही होगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये वैलिडिटी काउंट कहाँ से होती है? जब फर्स्ट ऑफर जो ओपन होता है वहाँ से इसकी वैलिडिटी काउंट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर है ऑफ सच सिक्योरिटीज इशूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ दैट प्रोस्पेक्टस। ठीक है, चलिए, तो कहते हैं कि एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज द सेबी में प्रोवाइड बाय रेगुलेशन इन दिस बिहाफ में फाइल ए शेल्फ प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर हो गया। ठीक है, और जो इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर है, ठीक है, इशूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ दैट प्रोस्पेक्टस नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब क्या है कि विद इन द सेम वैलिडिटी क्या है कि कोई फर्दर प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करना है। ठीक है, आप समझ गए? तो यानी कि जैसे 1 साल की वैलिडिटी है, ठीक है, 1 ईयर की क्या है? वैलिडिटी है। ठीक है, अब 1 ईयर के लिए वैलिडिटी है। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है, तो यहाँ पे फर्स्ट इशू आया कंपनी का। ठीक है, फर्स्ट ऑफर आया, चेक कर दिया, फिर सेकंड आया, थर्ड आया, या फोर्थ आया, या फिफ्थ आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना, नो शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, नो प्रोस्पेक्टस यहाँ पे कोई नहीं इशू करना। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या इशू करना है जो मैंने आपको बता दिया, ये स्टडी करते हैं आगे इसको। ठीक है, फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, जो सेकंड थर्ड में क्या इशू करेंगे हम? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब इसमें क्या मैंने बताया कि जो नए चार्जेस क्रिएट किए गए हैं, आपको पता ही है सेक्शन। ठीक है, कैसे चार्जेस क्रिएट किए जाते हैं? ठीक है, इसका सेक्शन आगे है 77। ठीक, क्रिएशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज हैव अकर्ड बिटवीन द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और द प्रीवियस ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड द सक्सीडिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, एंड सच अदर चेंजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहे हैं कि देखिए, एक तो ये समझ आ गया कि वैलिडिटी क्या है? 1 साल की है। तो फर्स्ट ऑफर जब आया हमने क्या इशू कर दिया? शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या हमने इशू किया, फाइल किया आरओसी के पास। फिर कहते हैं कि जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मान लीजिए 1 साल की वैलिडिटी में आ गए, तो इसमें कहते हैं कि आपको कोई प्रोस्पेक्टस नहीं जारी करना, फिर क्या इशू करना है? तो कहते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या इशू करना है हमें? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी करना है, यहाँ पे इशू करना है। ठीक है, इसके कंटेंट्स क्या होंगे? कहते हैं कि कंटेंट्स क्या होंगे? तो कंटेंट्स कहता है कि देखिए, जब ये अगर सेकंड बारी हो रहा है
तो ये यहाँ पे इशू हो रहा है, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू होने के, ठीक है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में, और इस टाइम जो इशू हो रहा है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, इस दौरान कोई चेंजेस आई हैं इन द फाइनेंशियल पोजीशन, या इस दौरान नए चार्जेस क्रिएट किए गए हैं, या कोई और इन्फॉर्मेशन जो प्रिस्क्राइब की जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे एक नया इशू आ रहा है, थर्ड इशू आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या इशू होगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो फिर क्या होगा कि इसके बीच में और इसके बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में जो फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव आ गया या नए चार्जेस क्रेडिट हो गए, वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो ऐसे ही क्या है कि फोर्थ आएगा तो थर्ड फोर्थ में जो चेंजेस आई, फिफ्थ आएगा तो फोर्थ फिफ्थ में चेंजेस आई, सिंपल, ठीक है। चलिए, एक स्टोरी आपको समझ आ रही है सारी आराम से, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कि फाइलिंग कहाँ पे होनी है, आरओसी के पास होनी है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम प्रायर टू द इशू ऑफ सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आरओसी के पास फाइल होगा सिमिलर टू शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। और ये फाइल कब होना है, जब इशू ओपन होगा उससे पहले पहले, ठीक है, प्रायर टू द इशू, ठीक है। तो इशू ओपन होना है उससे पहले पहले क्या है कि फाइल हो जाएगा आरओसी के पास, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए कंपनी और एनी अदर पर्सन had received applications for the allotment of securities along with the advance payments of subscription before the making of any such change. The company or other person shall intimate the changes to such applicants, and if they express a desire to withdraw their application, the company or other person shall refund all the monies received as subscription within 15 thereof or days thereof. बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कहते मान लीजिए कोई बंदा एडवांस पेमेंट कर देता है कुछ, आप पता है कि कंपनी, ये मान लो किसी बंदे ने क्या किया, ये फर्स्ट ही ऑफर आया था अभी, तो फर्स्ट ऑफर में क्या किया, उस बंदे ने मान लीजिए 10 लाख शेयर ले लिए अलॉटमेंट में, 10 लाख शेयर्स, उसके अलावा उसने क्या किया, 5 करोड़ रुपये एडवांस जमा करवा दिया, 5 करोड़ रुपया एडवांस जमा करवा दिया, ठीक है। अब जब सेकंड ऑफर आया, ठीक है, जब सेकंड ऑफर आया तो यहाँ पे क्या इशू हुआ, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो भी चार्जेस क्रिएट हुए नए या कुछ चेंजेस हुए वो सारी इसके अंदर आ गई। अब मान लीजिए जो पर्सन, ये वाला पर्सन जो था, व्यक्ति था, ठीक है, इसको अगर शेयर्स चाहिए वो कह देगा अलॉट कर दो मुझे जी, मैंने एडवांस दे रखा है, तो कंपनी एज पर द रिक्वायरमेंट जो भी सिस्टम होगा वो अलॉट कर देगी। परंतु अगर मान लीजिए ये बंदा कहता है कि नहीं मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, पी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यू ऑफर, ठीक है, तो कंपनी को जैसे ही यहाँ पे अलॉटमेंट होगी, सेकेंड इशू में जो अलॉटमेंट होगी उसके 15 डेज के विदिन क्या है, पैसा वापस करना पड़ेगा, 15 डेज के विदिन क्या है कि रिफंड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जब सिक्योरिटी सब्सक्राइब करते समय एडवांस पेमेंट कर देता है, फिर नेक्स्ट इशू आता है, ठीक है, तो उस टाइम वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं लेने शेयर्स, तो कंपनी जब शेयर्स अलॉट कर रही होगी बाकी लोगों को, ठीक है, उसके अलॉट करने के 15 डेज के विदिन इसका पैसा वापस लौटा देगी, ठीक है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है, वेर एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, वेर इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे जो इशू किया जा रहा है, इज फाइल्ड एवरी टाइम एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इज मेड अंडर सबसेक्शन 2, such memorandum together with the shell prospectus shall be deemed to be a prospectus, ठीक है। तो कहते हैं कि देखिए प्रोस्पेक्टस का मीनिंग हमने क्या कहा था सेक्शन 2 क्लोज 36 में, तो जो क्या है कि डिस्क्राइब किया गया एज ए प्रोस्पेक्टस, जो डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब किया गया एज ए प्रोस्पेक्टस इट इंक्लूड्स शेल प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रीडेरिंग प्रोस्पेक्टस, या कोई एडवर्टीजमेंट थी जिसका पर्पस क्या था, पब्लिक को इन्वाइट करना। और यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 5 भी आ गया अगर देखा जाए प्रोस्पेक्टस का मीनिंग, तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को जब मिलाया जाएगा शेल प्रोस्पेक्टस के साथ, ठीक है, टुगेदर विद द शेल प्रोस्पेक्टस, तो इसे भी क्या मान लिया जाएगा, प्रोस्पेक्टस ही मान लिया जाएगा, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या हो गया, शेल प्रोस्पेक्टस तो है ही है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को शेल प्रोस्पेक्टस के साथ जब जोड़ के देखा जाएगा तो ये भी क्या एक नया प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, इसे भी क्या माना जाएगा कि न्यू प्रोस्पेक्टस ही माना जाएगा, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया सारा का सारा सेक्शन 31, तो सेक्शन 31 क्लियर हो गया आपका। अब मेन क्या याद रखना है आपको कि शेल प्रोस्पेक्टस जो है उसकी जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम कितनी होती है, 1 ईयर, ठीक है। मैक्सिमम क्या है कि विद इन 1 ईयर वैलिडिटी के साथ इशू किया जाता है, मैक्सिमम 1 ईयर की वैलिडिटी होती है शेल प्रोस्पेक्टस की, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और हाँ, पहले क्या इशू होता है, शेल प्रोस्पेक्टस इशू होता है, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ मान लीजिए जब आते हैं ऑफर, तो यहाँ पे क्या है कि कोई प्रोस्पेक्टस जारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोस्पेक्टस जारी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या सर क्या इशू करेंगे, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, उसमें क्या आएगा, कोई नए चार्जेस क्रिएट किए गए हैं, नए लोन वगैरह लिए जाते हैं सिक्योर्ड, ठीक है, न्यू चार्जेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है,
या जो चेंज आई है, ठीक है, चेंजेस आई हैं इन द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, चेंजेस आई हैं इन द फाइनेंशियल पोजीशन, या कोई इन्फॉर्मेशन जो स्पेसिफाइड की जाएगी, ठीक है, जो फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस आई हैं वो सारी क्या है कि जो पिछले ऑफर और इस ऑफर के बीच में जो भी चेंजेस हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को मिला के शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ इसे क्या बोलेंगे बाद में, प्रोस्पेक्टस, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टस। क्लियर है जी? चलिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हमारा सेक्शन 32, नेक्स्ट क्या होगा हमारा सेक्शन 32। यहाँ पे कहते हैं कि अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यहाँ पे भी ऐसे ही है, सेक्शन 32 है, उसी के तहत एक एक्सप्लेनेशन दी गई है लाइक सिमिलर टू सेक्शन 31। उसी के तहत क्या है कि जैसे सेक्शन 31 में था सिमिलर टू सेक्शन 31, सेक्शन 32 में भी क्या किया गया है, रेड हेरिंग एक्सप्लेनेशन के अंदर ही, एक्सप्लेनेशन के अंदर ही क्या है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मीनिंग बताया गया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देखो ऐसा होता है, समझो ध्यान से, कंपनी जब इशू लेके आती है ना, कंपनी जब पब्लिक को इशू लेके आती है तो दो तरह के इशू होते हैं। पब्लिक जब इशू लेके आती है दो तरह के इशू आते हैं। पहला फिक्स प्राइस इशू, फिक्स्ड प्राइस इशू, और दूसरा क्या होता है, ठीक है, जो फिक्स प्राइस इशू नहीं होता, ठीक है। तो जो फिक्स प्राइस इसको बोल देता है बुक बिल्ड इशू, बुक बिल्ड इशू। इसमें क्या होता है, फर्क क्या होता है दोनों में, कि यहाँ पे तो क्या किया, फिक्स प्राइस में कंपनी ने कहा कि हम 500 रुपये पे इशू करेंगे, प्राइस फिक्स कर दिया, तो लोग सब्सक्राइब करेंगे, सिक्योरिटीज को कि यहाँ भी 500 रुपये हम खरीदने को तैयार हैं। इन्विटेशन में एप्लीकेशन आएंगी तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाएगी तो कंपनी शेयर अलॉट कर देगी, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आएंगी तो कंपनी शेयर अलॉट नहीं करेगी। तो सारी कहानी किस में आएगी ये, ठीक है, 500 रुपये के हिसाब से। अब बुक बिल्ड इशू में क्या होता है कि कंपनी प्राइस बैंड बताती है, कंपनी क्या बताती है, प्राइस बैंड, कंपनी क्या बताती है, प्राइस बैंड। अब प्राइस बैंड मतलब जैसे मान लीजिए कंपनी ने कहा कि हम शेयर इशू करेंगे 100 रुपये में से 110, 100 से लेके 110, कंपनी ने प्राइस बैंड फिक्स कर दिया 100 से लेके 110। अब व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स दैट कि 100 रुपये का मतलब होता है फ्लोर प्राइस, कि कंपनी जो बिड एक्सेप्ट करेगी लोगों से वो कम से कम 100 रुपये भी एक्सेप्ट करेगी, और मैक्सिमम क्या है उसको बोलते हैं कैप, ठीक है, कैप प्राइस। फ्लोर प्राइस क्या है कि इससे नीचे कोई बिड नहीं डालेगा, अगर किसी ने बिड डाल दी 99 पे 98 पे उसकी बिड जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसकी जो बिड है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और जो 110 से ऊपर डालेगा उसकी बिड क्या है कि 110 पे मानी जाएगी, मतलब जो बिड डालनी है इसके बीच में डालनी है, इसके ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस बैंड। तो प्राइस बैंड के विद इन आपने क्या है कि बिडिंग करनी है। तो उसमें क्या होता है कि बुक बिल्ड होती है, बुक बिल्ड मतलब एक एक बंदा पॉइंट होता है मर्चेंट बैंकर, जिसको बुक रनर बोल देते हैं। मर्चेंट बैंकर होता है जो पूरे इशू को मैनेज कर रहा होता है, जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, बुक रनर बोलते हैं, बुक रनर, जो सारी रिकॉर्डिंग करता है, जिसके बाद सिस्टम में सारा आ रहा होता है, इतनी बिट्स आई हैं, इतनी बिट्स आई 100 पे आई हैं, इतनी 102 पे आई हैं, इतनी 105 पे आई हैं, इतनी 108 पे आई हैं, सारी बिट्स आती हैं। जो फाइनली लास्ट में डिसाइड करता है, लास्ट में डिसाइड होता है, सारी बिट्स आने के बाद, सारी बिट्स आने के बाद डिसाइड होता है कि मान लीजिए कि शेयर कितने पे इशू होगा, 106 पे, ऐसा, ठीक है, फाइनली सारी बिट्स आएंगी। देखो मान लीजिए अगर कंपनी को कितने इशू करने हैं शेयर, 25 लाख शेयर इशू करने हैं, अगर मान लो 110 रुपये के हिसाब से, कंपनी तो यही चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएं, कंपनी क्या चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमारे पास आ जाएं, ठीक है। तो मान लीजिए कंपनी 110 रुपये पे जो बिड आ रही है उसमें केवल 5 लाख शेयर्स हैं, तो 5 लाख शेयर थोड़ी ना इशू करने हैं, कंपनी को तो कितने इशू करने हैं, 25 लाख, ठीक है। तो बिड्स कितने पे आ रही हैं, ठीक है, 110 रुपये के हिसाब से कितनी बिड्स आई हैं, 5 लाख शेयर्स की आई हैं, तो शेयर्स तो कंपनी को कितने इशू करने हैं, 25 लाख। फिर देखा गया कि 109 रुपये के हिसाब से बिड आई हैं 10 लाख, पर कंपनी को तो शेयर कितने इशू करने हैं, 25, अभी तो कितने हो गए, 5 ये 10 ये, देखो ना, जो लोग 110 पे बिड डाल रहे हैं उनको आप 109 पे दोगे, खुश नहीं होंगे, खुश हैं वो, तो उनको क्या दिक्कत है, ठीक है। अब मान लो 5 लाख जो बिड्स आई हैं, ठीक है, 5 लाख शेयर्स की बिड्स आई हैं, 108 पे आई हैं, तो अभी भी कितना, ये 20 लाख हो रहा है, 5 10 15 और 5 20, और 5 लाख बिड्स कितने पे आई हैं, 107 रुपये पे आई हैं, 106 रुपये पे आई हैं। तो कंपनी अगर, ठीक है, 106 पे इशू कर दे तो 25 लाख शेयर्स जो कंपनी के टोटल है वो अलॉट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब हो जाएगा 106 रुपये के हिसाब से। चेक कर लो, 5 10 15
5 20 और 5 25, तो कंपनी को इशू भी कितने करने थे? 25 लाख शेयर्स। तो कंपनी क्या है कि इसको बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। इसे बोलते हैं क्या प्रैक्टिकली? प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, ठीक है। जो बुक बिल्ड इशू होता है, ठीक है, जो बुक बिल्डिंग होता है, बुक बिल्डिंग इज कॉल्ड प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। बुक बिल्डिंग इज कॉल्ड एज वेल प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। कैसे? आपने देखा कि यहाँ बिट्स इनवाइट की जाती हैं पब्लिक से, बिट्स आती हैं, बिट्स के फाइनल होने के बाद, बिट्स सारी आने के बाद फिर फाइनली डिसाइड होता है कि कंपनी किस दाम पे शेयर्स अलॉट करेगी, ठीक है। तो इसे एक प्राइस निकल के आता है। तो प्राइस हमारी एग्जांपल में क्या निकल के आया? 106 रुपये। तो यहाँ पे होता क्या है कि कंपनी पहले क्या इशू करती है? जब ऑफर लेके आती है, जब ये पब्लिक इशू लेके आती है, तो कंपनी पहले क्या ऑफर कर अलॉट करती है? ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। तो कंपनी जब ये ऑफर लेके आती है पब्लिक इशू, ठीक है, तो पहले क्या इशू करती है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होता है? अभी कंपनी को तो खुद नहीं पता, कंपनी को तो खुद ही नहीं पता कि कितने शेयर्स अलॉट होंगे, कि अलॉट तो तब पता लगेगा ना कि जब ये डिसाइड हो जाएगा किस दाम पे इशू होंगे, ठीक है। कंपनी को मान लो इशू लेके आना है 5000 करोड़ का, ठीक है। जब तक यही नहीं पता होगा कि किस दाम पे आएगा, कि 100 रुपये पे होगा, 105 पे होगा, कितने पे होगा, तब तक तो यही नहीं पता कि, ठीक है, कि किस दाम पे इशू होगा, तब तक क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी, ठीक है। जब तक प्राइस नहीं पता होगा तब तक क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी, ठीक। कंपनी को तो ये पता है कि हमें 5000 करोड़ का इशू लेके आना है, तो ये तो कंपनी रेड प्रोस्पेक्टस में बता देती है कि हाँ भी हमने ये लेके आना है, ठीक है, ठीक है, कि हम क्या है 5000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आ रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो वो तो आ जाएगा रेडिंग प्रोस्पेक्टस में। अब कितनी क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे, ठीक है, किस प्राइस पे इशू होंगे, इशू प्राइस क्या होगा, अब ये तो कंपनी को खुद नहीं पता, ठीक है। ये तो अब बुक बिल्डिंग होगी, ठीक है, ये तो बुक बिल्डिंग होगी, बिडिंग्स बिड्स आएंगी तभी तो डिसाइड होगा। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें मेन फैक्ट होता ही नहीं है। मेन फैक्ट क्या है? नदारत होते हैं, डिसअपियर होते हैं, ना उसमें नंबर ऑफ शेयर्स बताए होते हैं, ना नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन होते हैं, ठीक है, ना ही बताया होता है इशू प्राइस क्या है। सर वो क्यों? बता दिया मैंने, क्योंकि बुक बिल्डिंग होनी है अभी, ठीक है। जब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू हो जाता है, फिर फाइनली एक इशू होता है फिक्स, क्या नाम है, प्रोस्पेक्टस। फिर फाइनली एक फाइल होता है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो देखिए अब प्रोस्पेक्टस में तो सब कुछ होगा, फिर नंबर ऑफ शेयर्स भी होंगे, इशू प्राइस भी होगा, ठीक है। तो पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या हो गया कि आधा अधूरा प्रोस्पेक्टस होता है, आधा अधूरा प्रोस्पेक्टस होता है कि यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस क्या है मेंशन नहीं होता, क्योंकि अभी क्या है कि कंपनी को खुद को नहीं पता, क्योंकि ये बुक बिल्डिंग का जब तरीका होता है, बुक बिल्डिंग की जब प्रोसेस होती है तो तभी ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं, ठीक है। जब वो फाइनली हो जाएगा तब इसमें बता देंगे भी किस दाम पे क्या है कि इशू कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो क्या कहते हैं, पहले तो मीनिंग समझिए। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स ए प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड द कंप्लीट पर्टिकुलर्स, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो कंप्लीट पर्टिकुलर्स हैं ऑफ क्वांटम या प्राइस, ठीक है, वो मेंशन नहीं होता, डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, क्वांटिटी है, प्राइस है, वो मेंशन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो आधा, सीधा याद रखो, आधा अधूरा प्रोस्पेक्टस, आधा अधूरा प्रोस्पेक्टस इज इक्वल टू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। In simple words, a red herring prospectus contains most of the information pertaining to the company's operations and prospects, ठीक है, कंपनी क्या करती है, इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, कंपनी, ठीक है, कैसे आगे बढ़ेगी, परंतु बट डज नॉट इंक्लूड की डिटेल्स ऑफ द इशू सच एज इट्स प्राइस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, ठीक है। तो इसका जो की डिटेल्स ऑफ द इशू सच एज इट्स प्राइस, कंपनी का प्राइस क्या है शेयर का, जो मैं बताया ना, और कंपनी को खुद को नहीं पता प्राइस किस दाम पे इशू करने हैं, वो तो बिड्स आएंगी तभी फाइनल डिसाइड होगा, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, ठीक है, प्राइस हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, तो ये जब फाइनली जब आ जाएंगे बिड्स तभी डिसाइड हो पाएगा। तो ये बातें क्या है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं होती। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है बिल्कुल, खत्म करते हैं इसको, सेक्शन 32 को। ए कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज में इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ध्यान समझिए, प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो जो प्रोस्पेक्टस जिसमें सारी की सारी जानकारी होगी, उससे पहले एक इशू किया जा रहा है प्रोस्पेक्टस, दैट इज कॉल्ड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो यानी कि कंपनी जहां सिक्योरिटी प्रपोज कर रही है
तो मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज में इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस prior to the issue of prospectus. Company proposing to issue a red herring prospectus shall file it with the ROC at least 3 days prior to the opening of subscription list and the offer. ठीक है, जब ऑफर ओपन होगा पब्लिक के लिए, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होगी ऑफर के लिए, ठीक है, पब्लिक के लिए, उसे 3 दिन पहले कम से कम है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, एटलीस्ट 3 डेज पहले क्या है, ये फाइल होगा विद द ROC. ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस shall carry the same obligations as are applicable to prospectus. वही सेक्शन 26 में जो बताया ना कंटेंट्स, ठीक है, सारे जो कंटेंट्स हैं डेटेड होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो सेबी प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है, सारे कंटेंट्स वही होने चाहिए. ठीक है, जो एक नॉर्मल जो प्रोस्पेक्टस के नॉर्मल जो 26 के जो प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो सारी इसमें होंगी रहेंगी. कोई भी जो वेरिएशन होगा बिटवीन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस वो पूरा हाईलाइट किया जाएगा. हाँ, जैसे कि ठीक है, इसमें प्राइस के बारे में बता दिया जाएगा कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, डिसाइड होगा, ऐसा कुछ भी है तो भी ठीक है, वेरिएशन होगा बाद में. ठीक है, जब कंपनी फाइनली इशू करेगी प्रोस्पेक्टस, ठीक है, पहले क्या इशू होगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. ठीक है, पहले क्या इशू होगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, फिर प्रोस्पेक्टस. जब प्रोस्पेक्टस इशू होगा तो कंपनी क्या है कि मेंशन कर देगी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस में इन कंटेंट्स में फर्क है, उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा. अपॉन क्लोजिंग ऑफ ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, जब इशू ओपन हुआ था पब्लिक के लिए उसे एटलीस्ट 3 दिन पहले क्या इसको फाइल करना था ROC के पास. फिर कहते हैं कि जब ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज क्लोज हो जाएगा अंडर दिस सेक्शन, प्रोस्पेक्टस स्टेटिंग देयरइन द टोटल कैपिटल रेज्ड. अब जब ठीक है ऑफर क्लोज हो जाएगा, इशू क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ठीक है जो प्रोस्पेक्टस है, जो मैंने बताया फाइनल प्रोस्पेक्टस है, उसमें क्या आएगा, कितनी कैपिटल रेज की गई. ठीक है, बेसिक जैसे बाय वे ऑफ डेट था या शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स थे या शेयर कैपिटल कुछ भी था, एंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एनी अदर डिटेल्स एज आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी. ठीक है, और सेबी प्लस ROC के पास फाइल की जाएगी. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया. मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ऐसा क्यों होता है. तो आप बच्चों का क्वेश्चन आ जाता है कि सर रेड हेरिंग, अगर मैं आपको ये बता देता कि सेक्शन 32 में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें क्वांटिटी प्राइस नहीं होता, फिर आप पूछते सर क्यों नहीं होता. तो मैंने आपको सारी स्टोरी सुना दी, कथा सुना दी कि ऐसा क्यों होता है. क्योंकि वहाँ बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है, मर्चेंट बैंकर एज ए बुक रनर अपॉइंट होता है, वो बिड्स को एक्सेप्ट करता है, फाइनल बिड्स आती हैं, फिर फाइनली प्राइस तय होता है. ठीक है, तो इसमें क्या आ गया आपको समझ आया. एक तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मीनिंग समझ आ गया आपको. इसमें क्या है कि प्राइस क्वांटिटी कंटेन नहीं होती, ऑब्लिगेशन सेम है जो प्रोस्पेक्टस की होती हैं. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है. ठीक है, जो ओपनिंग ऑफ ऑफर होता है, ठीक है, ऑफर जब ओपन होता है उससे एटलीस्ट 3 डेज पहले, ठीक है, इसे क्या है एटलीस्ट, ठीक है, 3 डेज बिफोर. ठीक है, चलिए, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या है कि प्राइस है, क्वांटिटी ये मेंशन नहीं होती. फिर कहते हैं कि जब ये ऑफर क्लोज हो जाता है तो उसके बाद क्या है कि फाइनली एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, फाइल किया जाता है एक. ठीक है, एक प्रोस्पेक्टस क्या है कि फाइल किया जाता है ROC के पास. ठीक है, जिसमें फिर सारी की सारी बातें बताई जाती हैं. ठीक है, भी इतना हमने पैसा रेज किया है. उसके अलावा क्या होता है कि जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और जो फाइनल प्रोस्पेक्टस जो होता है, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस होता है, उसको पूरा हाईलाइट किया जाता है. ठीक है, हाईलाइट. ठीक है ना, तो ये सेक्शन हमारा 32 भी हो गया. ठीक है, सेक्शन 32 हमारा हो गया. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे. इस सेक्शन में क्या है, इतना इनफ है. ठीक है, तो अच्छे से आपको पहले याद रखना है कि प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या है. ठीक है, आपको याद हो ही गया होगा बढ़िया से. प्रोस्पेक्टस क्या है कि जो कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको डिस्क्राइब करती है, कंपनी खुद कह रही है कि हमारा ये प्रोस्पेक्टस है, तो प्रोस्पेक्टस है. या कोई एडवर्टीजमेंट है जो इशू की गई है जिसका मकसद क्या है कि पब्लिक को इन्वाइट करना, तो प्रोस्पेक्टस हो गया. ठीक है, उसके अलावा कंपनी क्या है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है या शेल प्रोस्पेक्टस है. ठीक है, शेल प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 31 हो गया, सेक्शन भी याद हो गए होंगे. और जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 32, इसे भी क्या है प्रोस्पेक्टस माना गया. उसके अलावा पांचवा कौन सा आ गया कि सेक्शन 31 में जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है, उसको जो कंबाइन करेंगे जो शेल प्रोस्पेक्टस के साथ, इसको भी क्या है डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेते हैं. दैट शैल आल्सो बी डीम्ड टू बी द प्रोस्पेक्टस, दैट इज कॉल्ड डीम्ड प्रोस्पेक्टस. तो ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए. डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज प्रोस्पेक्टस या एडवर्टाइजमेंट है जिसका पर्पस क्या है, पब्लिक को इन्वाइट करना टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज. ठीक है, और जो शेल प्रोस्पेक्टस प्लस, ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है. ये पॉइंट्स क्लियर है आपको. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि सेक्शन 26 देखा, उसके अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं. ठीक है, कंटेंट्स क्या है जो सेबी स्पेसिफाई करेगी, वो कंटेंट्स होंगे. प्रोस्पेक्टस जो होगा डेटेड होगा, साइंड होगा.
ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा कि हाँ भी जो शेयर्स जब डीमेट फॉर्म में कब चाहिए होते हैं, कोई भी कंपनी पब्लिक इशू लेके आएगी, जो इशू होगा, ठीक है, शेयर्स होंगे, वो डीमेट फॉर्म में ही कंपनी को लाने पड़ेंगे। और जो पब्लिक इशू आ रहा है, आईपीओ आ रहा है मान लीजिए, उससे पहले जो प्रमोटर्स के पास अगर कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, उसको डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। या इशू ही किस चीज़ का आ रहा है, ठीक है, पब्लिक इशू किस चीज़ का आ रहा है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का, तो वो भी डीमेट फॉर्म में होंगी, ठीक है। और बाकी केसेस में मर्जी होती है इन्वेस्टर की, वो चाहे फिजिकल फॉर्म में रख सकते हैं, चाहे क्या है कि वो कन्वर्ट करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिर हमने देखा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये होता है कि जिन कंपनी को बार बार इशू लेके आना होता है तो इशू कर देती हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि सारी बातें होती हैं, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस है, फ़र्क ये है कि इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 1 साल तक होती है, ठीक है। वैसे नॉर्मल क्या होता है कि एक प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी केवल एक इशू तक की होती है, बट शेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या है, सेक्शन 31 में एक प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी 1 साल तक हो सकती है। सेकंड थर्ड फोर्थ जब इशू आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि पिछले जो इशू से लेके अब तक के इशू में जो भी उस दौरान जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस आई हैं, प्लस जो नए चार्जेस क्रिएट किए गए हैं, उसके अलावा से भी कुछ कंटेंट्स और स्पेसिफाई कर सकती है, वो सभी इसके अंदर आ जाएगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में। अब इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक, कंबाइंड विद द शेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी ए प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 31 ओवर, ठीक है। और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस किस में आ गया, सेक्शन 32 में आ गया। उसमें ये बता रखे है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो कंटेन नहीं करता। इसमें क्या है कि जैसे प्राइस, ठीक है, इशू प्राइस पर शेयर है, ठीक है, और जो क्वांटिटी वगैरह इसमें मेंशन नहीं होती। पर जब ये फाइनल हो जाता है कि हाँ भी किस दाम पे इशू करने हैं, फिर एक प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, फाइल किया जाता है आरओसी के पास, उसमें सारी बातें फिर आ जाती हैं। और जो फ़र्क होता है रेड हेरिंग का और न्यू प्रोस्पेक्टस का, पूरे प्रोस्पेक्टस का, उसको पूरा हाईलाइट किया जाता है, ठीक है जी। चलिए इस सेशन में इतना ही है, बाकी क्या है कि नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।